नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के बारे में। पिछले एक सप्ताह में इसके शेयर प्राइस में 17% के आसपास गिरावट देखने को मिली है, जबकि स्टॉक मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो वहां पर 3% से 4% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। पिछले वीक ही इस शेयर का प्राइस 20,000 क्रॉस किया था, लेकिन उसके बाद से इसको स्प्लिट किया गया 1:5 के रेशियो में। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का जब से शेयर स्प्लिट हुआ है, मात्र एक दिन इसके शेयर प्राइस में हाइक देखने को मिला था। उसके बाद से लगातार इसके शेयर में 4% से 5% के बीच में गिरावट देखने को मिल रही थी। 26 मार्च 2021 को मार्केट जब अप रहा, उस दिन भी इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला और मात्र 0.87% के आसपास इसमें हाइक देखने को मिला था। पिछले एक साल में इसने करीब 445% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पर 527% के आसपास रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन ये शेयर सितंबर 2017 में ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ, इसलिए कह सकते हैं कि पिछले 3.5 साल में इस शेयर ने करीब 527% के आसपास रिटर्न दिया है। ये शेयर मात्र 3.5 सालों में इतना ज्यादा रिटर्न कैसे दिया? पिछले 1 वीक में ऑलमोस्ट 17% के आसपास क्यों गिरावट देखने को मिली? इस कंपनी का फ्यूचर कैसा रहने वाला है? इसका बिजनेस क्या है? आगे क्या इसके शेयर प्राइस में और गिरावट देखने को मिल सकती है? और क्या किसी को लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो इसके शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये पूरा डिटेल हम स्टॉक एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर है इस चैनल पर या अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखा जाए तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू रेड जोन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका शेयर प्राइस इसके फेयर वैल्यू से काफी ज्यादा चल रहा है। रिटर्न्स वर्सेज एवरी रेट्स इसका ग्रीन जोन में है, और जैसा कि हमने देखा इस शेयर ने जबरदस्त रिटर्न दिया है और कह सकते हैं कि पिछले 3-3.5 सालों में ये शेयर मल्टीबैगर बन चुका है। डिविडेंड रिटर्न्स यहाँ पर रेड जोन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये शेयर बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं देता। लेकिन पर्सनली मैं ऐसा मानता हूँ केवल डिविडेंड रिटर्न्स के लिए किसी शेयर में इन्वेस्ट करना उतना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते जाएगी तो उसका ग्रोथ थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, और अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो उसी पैसे को री इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस एक्सपेंशन करती है, और अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट शेयर प्राइस के ग्रोथ में देखने को मिलता है, जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल होता है। एंट्री पॉइंट भी इसका ग्रीन जोन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये शेयर फिलहाल ओवरबॉट जोन में नहीं पहुंचा है। ये एएसएम या जीएसएम लिस्ट में भी देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कोई रेड फ्लैग देखने को नहीं मिल रहा है। ये कंपनी मिड कैप से बिलोंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आने वाली कंपनी है। इसका मार्केट कैप फिलहाल 21,045 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, और जैसे जैसे इसके शेयर प्राइस में हाइक देखने को मिलेगा फ्यूचर में इसका मार्केट कैप भी बढ़ता जाएगा। की मैट्रिक्स में पी रेशियो देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और ये 172.17 दिख रहा है। हालांकि हाल फिलहाल तक इसका पी रेशियो 200 के प्लस दिख रहा था, लेकिन जैसा कि हमने देखा पिछले एक सप्ताह में इसके शेयर प्राइस में भारी गिरावट देखने को मिली थी, जिसकी वजह से इसका पी रेशियो कम देखने को मिल रहा है। सेक्टर पी देखा जाए तो ये 87 के आसपास चल रहा है, और ना सिर्फ इसके कंपैरिजन में बल्कि नॉर्मल कंडीशन में डिक्सन टेक्नोलॉजी का पी रेशियो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। फोरकास्ट में 17 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 76% एनालिस्ट का मानना है कि इस शेयर को बाई किया जा सकता है और फ्यूचर में ये अच्छा रिटर्न देगा। दोस्तों, ये तो रहा है इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं इस कंपनी का बिजनेस क्या है और इसके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी है और इसका बेस नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात किया जाए तो फिलहाल ये कंपनी नोएडा, देहरादून और तिरुपति में है। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन्स, एलईडी बल्ब्स, बैटन्स, डाउनलाइट्स, सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम्स। इसके क्लाइंट लिस्ट में सैमसंग, Xiaomi, Panasonic और फिलिप्स जैसे रेपुटेड कंपनीज हैं, और फिलहाल इस कंपनी के 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और जैसा कि मैंने बताया मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोएडा, देहरादून और तिरुपति में सिचुएटेड है। इस कंपनी का शेयर बीएसई और एनएसई दोनों जगह लिस्टेड है, और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू जो 2017 में इसका आया था वहां पर लिस्टिंग देखने को मिली थी। ये तो रहा डिक्सन टेक्नोलॉजी का बिजनेस और इसके क्लाइंट लिस्ट। आगे बढ़ते हुए स्टॉक और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं, ताकि वहां पर समझने में आसानी होगी इस कंपनी का फ्यूचर क्या रहने वाला है।
डिक्सन टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल देखने के लिए इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ हम बैलेंस शीट देखेंगे और यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे इसके एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इस कंपनी ने कैसा ग्रोथ दिखाया है पिछले कुछ सालों में। जैसा कि मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, क्वार्टरली रिपोर्ट हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जो मेजर एस्पेक्ट होगा उसी को कवर करेंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखना जरूरी है। अगर किसी भी कंपनी का पिछले कुछ सालों का क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो हो सकता है वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करके दे, लेकिन एनुअल रिपोर्ट जब तक उसका सही नहीं दिखे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यहाँ पर डेटा दिया हुआ है मार्च 2012 से लेकर मार्च 2020 तक। सेल्स पे नजर डालें तो ये 572 करोड़ से बढ़ के 4400 करोड़ हो जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज देखें तो यहाँ पर कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, यानी ये कंपनी ऑपरेशन से बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाती है। ये 1% हुआ करता था मार्च 2020 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से, जिसमें मामूली बढ़ोतरी देखने को मिलती है, फिर भी ये सिंगल डिजिट में रहता है। और लेटेस्ट इसका जो एनुअल रिपोर्ट मार्च 2020 का आया था उसके हिसाब से ये 5% हो जाता है। नेट प्रॉफिट को देखें तो इस कंपनी ने 7 करोड़ का लॉस बुक किया था 2012 में, और ये कंपनी प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देती है अगले साल से, जो बढ़ के 120 करोड़ हो जाता है 2020 का जो एनुअल रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से। अर्निंग पर शेयर भी इसका निगेटिव देखने को मिल रहा है 2012 में, और ये निगेटिव 4.52 है, जिसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट ये 21 रुपया हो गया है। डिक्सन टेक्नोलॉजी का पिछले कुछ सालों का डेटा देखा जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका पिछले 10 सालों का डेटा दिया हुआ है। पिछले एक साल में ये 18% है, 3 साल में 21%, 5 साल में 30%, और जैसा कि हमने देखा इसका रिपोर्ट 2012 से ही दिया हुआ है और ये 10 साल पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर 10 साल का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ एस्पेक्ट को देखा जाए तो पिछले एक साल में इसने 31% का प्रॉफिट बुक किया है, 3 साल में 36% का, 5 साल में 59% का। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपेयर करके देखें तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा देखने को मिल रहा है इसके सेल्स ग्रोथ से, जो कहा जा सकता है एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर जैसा कि हमने देखा पिछले 3.5 सालों में ये शेयर मल्टीबैगर बन चुका है, और वही डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पिछले एक साल में इस कंपनी ने 444% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि 3 साल में 77% का इसने सीएजीआर दिया है। अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि कोई भी कंपनी का शेयर इतना ज्यादा जबरदस्त रिटर्न दे, लेकिन इस कंपनी ने ये परफॉर्मेंस करके दिखाया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका शानदार नजर आ रहा है। पिछले एक साल में ये 26% है, 3 साल में 23% है, जबकि 5 साल में 25% है। मैं ऐसा मानता हूं अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20 से ज्यादा है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए आसान नहीं होता है लगातार 20% से ज्यादा का रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन करना। बैलेंस शीट का यहाँ पर डेटा अवेलेबल है मार्च 2012 से सितंबर 2020 तक, लेकिन चूंकि हम एनुअल रिपोर्ट देख रहे हैं इसलिए हम मार्च 2020 तक का ही डेटा कंपेयर करके देखेंगे। मेजर एस्पेक्ट को कवर करें तो रिजर्व्स यहाँ पर 52 करोड़ से बढ़ के 530 करोड़ हो गया है, यहाँ पर जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। और अगर इसके ऊपर कर्ज की बात किया जाए तो इस कंपनी के ऊपर 119 करोड़ कर्ज था मार्च 2012 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से, जो बीच के पीरियड में एक बार मार्च 2019 में ज्यादा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 141 करोड़ हो जाता है, लेकिन इस कंपनी ने अपने कर्ज को कम करते हुए 87 करोड़ कर दिया है, जो इसका लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से। चूंकि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके लिए इसको रॉ मटेरियल परचेज करने की जरूरत पड़ती है, और ये क्रेडिट पीरियड के बेसिस पर होता है, इसलिए इस कंपनी पर थोड़ा बहुत अदर लायबिलिटीज भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ये बहुत बड़ा इशू नहीं होता है अगर कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो वहां पर काम कर रही है तो, क्योंकि वो एडवांस में पेमेंट नहीं करते हैं और अमूमन देखा जाता है कि क्रेडिट पर पेमेंट देते हैं, और साथ ही जो अपना मटेरियल वो सप्लाई करते हैं उसके अगेंस्ट पर उनको भी पेमेंट जो मिलता है क्रेडिट बेसिस पर ही मिलता है। अदर लायबिलिटीज इसका 99 करोड़ मार्च 2012 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से था, जो बढ़ के 1069 करोड़ हो जाता है मार्च 2020 में। रेशियोज में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज देखें तो ये 11% हुआ करता था मार्च 2013 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से। अगले कुछ सालों में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बार 19% फिर घट के 16% हो जाता है, लेकिन फाइनली जो इसका एनुअल रिपोर्ट आया मार्च 2020 में ये बढ़ के 34% हो गया है। मैं यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ अगर कोई भी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज 30% या उससे ज्यादा आ रहा है वो बेस्ट है, और इस डेटा को भी मेंटेन करना आसान नहीं है। जैसा कि आरओई में हमने देखा
था और ये कंपनी लगातार मार्च 2016 से 30% प्लस का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज मेंटेन करते आ रही है। इसलिए इस एस्पेक्ट में देखा जाए तो इस कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ सालों में। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो डेटा अवेलेबल है मार्च 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक। ये क्वार्टरली रिपोर्ट है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 38.93% था मार्च 2018 का जो इसका क्वार्टर रिजल्ट आया था, जिसमें मामूली गिरावट देखने को मिल रही है और ये फिलहाल 35.06% है। एफआईआईज का इंटरेस्ट इस कंपनी में जबरदस्त तरीके से बढ़ा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, क्योंकि ये 9% जो मार्च 2018 में था, इसमें जबरदस्त उछाल होते हुए 20.31% हो जाता है लेटेस्ट जो इसका क्वार्टर रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से। डीआईज की होल्डिंग में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है और ये 23.24% से घट के 15.23% हो गया है इस सेम पीरियड में। पब्लिक होल्डिंग जिसमें आम निवेशक आते हैं, चेन्नई जाते हैं, यहाँ पर मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये 29% से बढ़ के 29.40% हो जाता है इस सेम पीरियड में। डिक्सन टेक्नोलॉजी के प्रॉस पर नजर डाला जाए तो पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। आने वाला क्वार्टर इसका अच्छा रिजल्ट दे सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये भी एक पॉजिटिव है। पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से इस कंपनी ने अपना प्रॉफिट ग्रोथ का CAGR 59.42% मेंटेन किया है और कहा जा सकता है ये भी एक जबरदस्त परफॉर्मेंस है किसी भी कंपनी के लिए। कौन से यानी नेगेटिव एस्पेक्ट को देखा जाए तो इसका शेयर प्राइस 35.62 टाइम्स ज्यादा चल रहा है इसके बुक वैल्यू से। प्रोमोटर्स ने होल्डिंग जैसा कि हमने देखा पिछले कुछ क्वार्टर्स में कम किया है और यहाँ पर 0.95% की गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों ये रहा डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस। इसके बेसिस पर कहा जा सकता है इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अच्छा रिटर्न दिया है, चाहे इसका सेल्स हो, इसका प्रॉफिट हो या शेयर रिटर्न हो। अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि कोई भी कंपनी का शेयर इतना ज्यादा रिटर्न दे अपने इन्वेस्टर्स को जितना इस कंपनी ने दिया है, और ये सूचक है इन्वेस्टर्स का लगातार इंटरेस्ट इस कंपनी में बना हुआ है। बात किया जाए क्यों इसके शेयर प्राइस में लगातार 4 से 5% पर डे के हिसाब से गिरावट देखने को मिल रही है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, जब भी कोई कंपनी में बोनस मिलता है या स्प्लिट होता है अमूमन ऐसा गिरावट देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर अपना शेयर सेल करके प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, जिसका इंपैक्ट उसके शेयर प्राइस में गिरावट के साथ देखने को मिलती है। बात किया जाए इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में, आप एनालिसिस या डेटा के हिसाब से देख सकते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है जिस सेक्टर से ये कंपनी आती है और जो इसका सेगमेंट है। इसका क्लाइंट लिस्ट भी अच्छा और स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। ये कंपनी चूंकि नोएडा बेस है और यूपी गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ऐसा हम देख सकते हैं कि उनका बहुत ज्यादा फोकस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर देखने को मिल रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये सरकारें काफी ज्यादा जोर लगा रही है और यूपी गवर्नमेंट का ये भी प्लान है नोएडा को टेक्नोलॉजी के मामले में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाए। तो ऐसा समझा जा सकता है इस कंपनी का फ्यूचर काफी अच्छा रहने वाला है और जितने भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड होने वाली है। अब बात किया जाए क्या किसी इन्वेस्टर को इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही कह सकता हूं। इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इस शेयर ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, हो सकता है उतना ज्यादा परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में नहीं दे, क्योंकि ऑलरेडी ये शेयर बहुत चल चुका है, लेकिन अभी भी ये कंपनी अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखती है, इसलिए इसको आप कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, कोरोना के केसेस जैसे बढ़ रहे हैं पूरे इंडिया में, हो सकता है स्टॉक मार्केट में आगे भी गिरावट बनी रहे। बेटर ऑप्शन यहाँ पर ये होगा, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसमें SIP के माध्यम से जाएं, क्योंकि किसी को नहीं पता कल के स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है। अगर SIP के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं, आपका प्राइसिंग एवरेज अच्छा निकल कर आता है, तो जैसे स्टॉक मार्केट पॉजिटिव नोट पे चलना स्टार्ट करेगा तो निश्चित ही ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। फिर भी मैं कहना चाहूंगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में शेयर जरूर करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।